हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना और इसमें 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप इसको देखिए और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम ये 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ये 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां लेक्चर को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। इसका मतलब परमाणु जो है, परमाणु में 3 ही चीज़ रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ है। इसके बाद जो भी कुछ है वो परमाणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटॉन। आंसर हो जाएगा फोटॉन। देखिए फोटॉन परमाणु का हिस्सा नहीं है, वे उपनाभिकीय कण होते हैं जिसमें कोई भी उप संरचना नहीं होती है। परमाणु साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई घटक है, सबसे छोटी है। परमाणु के 3 भाग हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये तो हम पहले बता चुके हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं। तो केवल केवल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर ये तो नहीं होता। केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जो होता है उसी से होता। केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे होता है। देखिए किसी तत्व की परमाणु संहति, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत ही नगण्य होता है, इसलिए यह परमाणु संहति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कहने का मतलब है कि परमाणु जो द्रव्यमान होता है, परमाणु मान लिया ये परमाणु है, तो इसमें यहाँ पे रहता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों साइड चक्कर काटता है। तो इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, तो इसमें तो सब प्रोटॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तीनों होना चाहिए, मगर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, नगण्य इसको मान लेते हैं। तो इसको नगण्य मान लें तो सिर्फ हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा, कभी बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर तो होगा नहीं, सदा नहीं होगा। एक एलिमेंट है जहाँ पे हो जाता है, बाकी कहीं नहीं। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसलिए हो जाता है। और सदा उसका परमाणु ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों जो जुटेगा तो ये तो हमेशा अधिक होगा, हमेशा ये अधिक होगा, ये अधिक होगा, क्योंकि क्रमांक में परमाणु क्रमांक में सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटॉन की संख्या लेते हैं। और यहाँ पे और परमाणु द्रव्यमान में और ये हो गया द्रव्यमान, ये जो है ये हो गया द्रव्यमान। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ले रहे हैं, इसलिए ये हमेशा अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यदि इसको आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो। कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और परमाणु संख्या, अब तो ये सोचेगा कि दोनों तो एक ही चीज़ है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो ये बारीकी सी चेंजेस है, इसको देखिए हम कैसे समझते हैं। परमाणु क्रमांक अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते नहीं, परमाणु संख्या कहते नहीं, द्रव्यमान क्षति या इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति कैसे इसको कहते हैं ये देखते हैं। क्योंकि देखिए किसी परमाणु के द्रव्यमान, उसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट।
अब देखिए क्या होता है, मास जो होता है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहते हैं। और जबकि द्रव्यमान जो है ये उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान है जो प्रायः AMU में लिखा हुआ रहता है, ये कहते हैं। तो अब यही दोनों का जो अंतर है को डेफिशिएंसी है, वही क्या होगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु के बीच के अंतर को नाभिक के स्थिरीकरण और ऊर्जा के कारण होता है। ये जब ऊर्जा विमुक्त करता है तो उससे ऐसा होता है, वो कम हो जाता है। यदि कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए गलनांक है, परमाणु क्रमांक है, रंग है, परमाणु भार है। कहने का मतलब किसी तत्व जो है उसका उसके बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे अधिक कारगर कौन साबित होगा? गलनांक साबित होगा, परमाणु क्रमांक होगा, या रंग होगा, या परमाणु भार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि हम लोग परमाणु क्रमांक पे ही लगभग चीज़ें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, परमाणु क्रमांक ही होगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु क्रमांक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा ये भी देख लिए, किसी तत्व का सर्वाधिक यह अभिलक्षण उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है। यह क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। परमाणु संख्या के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, मैंने किया जाता है, उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। देखिए अभी के जो समय में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किस आधार पे बनाया है? बढ़ते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाया है। तो इसमें और वैसे ही करके सजाया है उसको, तो परमाणु क्रमांक ही होगा। अगर दी यहाँ पे, अगर दी इसी यही सारा ऑप्शन में अगर दी एक ऑप्शन रह जाता, अगर दी यही ऑप्शन में अगर दी एक ऑप्शन रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर दी एक ऑप्शन ये रहता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, लेकिन परमाणु क्रमांक अगर दी इस समय एक उसको ऐड कर देते तो इससे ज़्यादा कारगर इसको हम लोग मान सकते थे, लेकिन इस समय हो जाएगा परमाणु क्रमांक। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है? परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है? कन्फ्यूजन के लिए देखिए सब में एकदम डबल डबल करके दिया हुआ है। तो इसका जो होता है ना, किसी को हम लेते हैं कार्बन 12 पे लेते हैं, ये आप लोग सुने होइएगा, कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 परमाणु पे हम लोग इसको लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12 परमाणु। देखिए कार्बन 12 के प्रचुर उपलब्ध 2 स्थिर समस्थानिकों में होता है। इसका जो समस्थानिक होता है यह कुल प्रांगण मात्रा इसका 98.9%, इसके नाभिक के प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसका कार्बन 12 परमाणु में हम लोग नापते हैं। आगे है किसी तत्व के नाभिक गुण निर्भर करता है, कहता किसी तत्व का जो नाभिक गुण है, नाभिक पढ़ते हैं, रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या, परमाणु ये परमाणु भार पे। इसका भी आंसर वही हो जाएगा परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या पे। देखिए किसी तत्व का रासायनिक गुण वही जो अभी जैसे इसे पीछे पढ़े, परमाणु संख्या पे करता है। आगे है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? कहने का मतलब है एक अगर परमाणु का चारों क्वांटम संख्या हो सकता है, उसका ये वैलेंसी बराबर सब कुछ बराबर हो जाए, तो कभी चक्रण बराबर नहीं होता, कभी चक्रण उसका बराबर नहीं होता, इस टाइप से उसको हम निकालते हैं तो कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। ये कौन दिया था? ये हुंड्स दिए हैं, पाउली दिए हैं, फेराडे दिए हुए हैं, आर्हेनियस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हुआ पाउली दिए हुए हैं, पाउली, इसका आंसर हो जाएगा पाउली। देखिए पाउली का अपवार्जक नियम जो है ये क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत है, जिसे 1925 में वुल्फगांग पाउली ने प्रतिपादित किया। अपवार्जक का अर्थ होता है छोड़ना, अलग, नियम लागू होना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी 2 समान फर्मियन एक ही समय में एक समान प्रमात्रा स्थिति
में नहीं रह सकते। दोनों जो है सेम नहीं मिलेगा, चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगा। आगे है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो अभिविन्यास से है, आवृत्ति से है, अमाप से है या फिर चक्रण से। इसका आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। ये थोड़ा गलत टच हो गया, हो जाएगा अभिविन्यास से। अभी हम इसको बताए थे कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखिए तो वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम जो प्लस माइनस वाला बताए थे, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध अभिविन्यास से होता है। देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ml एक अणु के कक्षकों ऑर्बिटल्स के स्थानिक अभिविन्यास को बनाती है। देखिए यह आवर्त L के मान पर निर्भर करती है। इसके मान -L से +L के बीच होता है और यह संख्या यह दर्शाती है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कक्षा का अभिविन्यास क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को भी निर्दिष्ट करती है। मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय, चुंबकीय या प्रचक्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी क्या कर रहा था, अंतरिक्ष दिशा दिखा रहा था। तो ये भी हो गया अभिविन्यास क्या दिशा विनिर्दिष्टित करता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर में 10 क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।